रिस्पेक्ट बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ये फैक्टर ऐसा क्यों है और स्पीशीज विजिलेंस। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। डाइवर्सिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। एज पर लैटिट्यूड, हमारे जो मेडिटेरियन लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पता है कहीं मोर ऑर्गेनिज्म है, कहीं पे लेस ऑर्गेनिज्म है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं सनलाइट कम है, कहीं सनलाइट ज्यादा है। तो ये इसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में जो पहली बात आती है कि वो जो स्पीशीज है द डाइवर्सिटी डिक्रीजेज। As we move away from equator, आपने सुना होगा एक इक्वेटर लाइन है जिसपे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा धूप होती है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारी डाइवर्सिटी बढ़ती रहेगी। तो वैसे जनरली हम ये माने कि जब हम पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से दूर क्या होता है पोल, तो पोल पे डाइवर्सिटी कम है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, लो टेम्परेचर है, ड्यू टू लो टेम्परेचर एट द पोल द डाइवर्सिटी डिक्रीज। तो वो डाइवर्सिटी बहुत कम है। अगर हम इस बात की बात करें तो ये जहां ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया has more diversity than temperate area। टेम्परेट तो ठंडा एरिया है, दूर वाला एरिया है, पहाड़ों के नजदीक वाला एरिया है, उस पर डाइवर्सिटी कम है, ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी बात करें तो ट्रॉपिकल में अगर लैटिट्यूड की बात करें तो इसमें 23.5 डिग्री ये एंगल है, नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। ये साउथ और नॉर्थ का जो बीच का एरिया है, इस एरिया में जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा है, जबकि जो टेम्परेट एरिया या पोलर एरिया है उसमें डाइवर्सिटी बहुत कम है। पोलर एरिया आपको पता है कि पोलर एरिया वो एरिया है जहाँ पर मोस्टली आइस कवर्ड होता है। पोलर एरिया में ठंड भी ज्यादा पड़ती है और वहाँ काफी बर्फ पड़ती है, तो उस एरिया में बहुत कम है। पोलर एरिया में अगर हम बात करें तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रहा है कोलंबिया। कोलंबिया एक एरिया है, कोलंबिया चाइना में एक पार्ट है जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है। इसमें अगर हम देखें ये नियर इक्वेटर है, इसमें 1400 स्पीशीज बर्ड्स की पाई जाती है, क्योंकि ये एरिया लैटिट्यूड के हिसाब से बड़ा फेवरेबल है। जबकि न्यूयॉर्क में केवल 105 बर्ड्स की स्पीशीज हैं, क्योंकि ये एरिया लैटिट्यूड के हिसाब से जो न्यूयॉर्क का एरिया है वो 41 डिग्री पे है। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो लैटिट्यूड में ये 41 डिग्री नॉर्थ साइड में है। इसमें जो संख्या देखो आप कितनी घटी, ये 1400 है, ये 105 है, लगभग 1/13 नंबर डिक्रीज कर गया। इस तरह से ये जो नंबर है ये डिक्रीज कर जाता है एज पर
टेम्परेचर एज पर लैटिट्यूड, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगला एग्जांपल की बात करें, अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट की बात, अमेजन रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया है, रिचेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें इक्वेटर में अगर हम बात करें, इक्वेटर कैन हैव 10 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी देन दी सिमिलर अदर एरिया। अगर हम बात करें इक्वेटर में, तो अब अगर 71 डिग्री नॉर्थ पे हम चले जाएं तो वहां जो बर्ड्स की स्पीसीज है वो और भी कम हो जाती है, 50-60 रह जाती है। आप देखें कोलंबिया 1400, न्यूयॉर्क 105, और आगे अगर हम 71 डिग्री नॉर्थ पे चले जाएं और दूर चले जाएं, जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है, इस ठंडे इलाके में ग्रीनलैंड जैसे एरिया में जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ये स्पीसीज केवल 56 रह जाती है। ये आपको आइडिया हो गया होगा कि आप जैसे जैसे आप चलते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर का वेरिएशन में वहाँ ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के हिसाब से नंबर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अमेजन फॉरेस्ट की, अमेजन फॉरेस्ट दुनिया में रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी जोन माना जाता है। अमेजन फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीसीज ऐसी मानी जाती है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। अनएक्सप्लोर्ड स्पीसीज भी अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, इसमें 40,000 स्पीसीज, 40,000 स्पीसीज अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है। इसमें अप्रोक्सीमेटली प्लांट की है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, एक जगह एक एरिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज ये अमेजन रेन फॉरेस्ट में मानी जाती है, जो कि अमेरिका में सिचुएशन है। इसी तरह से इसमें लगभग 3,000 स्पीसीज फिश की मानी जाती है। इसमें जो वाटर बॉडी हैं उनमें जो फिश की स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा है, हम ऐसा मानते हैं। इसके अलावा इसमें 1300 बर्ड्स और 427 स्पीसीज, इतनी मैमल और इतनी एम्फीबिया, दोनों इक्वल नंबर में लगभग अप्रोक्सीमेटली। आप देखें कितनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। इसके अलावा 378 और रेप्टाइल और कुछ लगभग इसमें 12.5 लाख के आसपास इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डाइवर्सिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट में। दुनिया में लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया अगर कोई है तो दैट इज अमेजन रेन फॉरेस्ट। आपके पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इसमें चॉइस दे देते हैं वेस्टर्न घाट, अमेजन रेन फॉरेस्ट या सुंदरबन डेल्टा या कोई और दे देते हैं चॉइस में। तो आप ध्यान रखें, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया इन दी वर्ल्ड। दुनिया में अमेरिका में ये स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में, तो ये सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी एरिया है। अब बात आती है इसमें आगे क्वेश्चन, वाई ट्रॉपिकल एरिया सो हाई बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिक में क्या खास बात है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर in the tropical area that they have such a large biodiversity? ट्रॉपिकल एरिया में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि ट्रॉपिकल एरिया अनडिस्टर्ब्ड एरिया रहे हैं लंबे समय तक। दे हैव रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। हम ऐसा मानते हैं उनमें
ट्रॉपिकल एरिया में अर्थक्वेक और इसी तरह से दूसरे नेचुरल डिस्टर्बेंस कम आते हैं, तो अनडिस्टर्ब्ड एरिया है। अनडिस्टर्ब्ड एरिया है तो ये बहुत लंबे समय से स्टेबल है, और स्टेबल है तो जिसकी वजह से वहाँ ऑर्गेनिज्म में स्पेसिएशन फास्ट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, कम एक्सटिंक्ट हुए हैं, स्पेसिएशन इज फास्टर। सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, डेवलपमेंट भी फास्ट होता है, तो ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं, वो स्टेबल फास्टर है क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन वहाँ पर कंपेरेटिवली ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि वहाँ लाइट अवेलेबिलिटी, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, मोर ज्यादा सोलर रेडिएशन होने की वजह से वहाँ फास्ट प्रोडक्टिविटी रेट है, फूड मटेरियल खूब बनता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस खूब करते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी है, जिससे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड इज मोर अवेलेबल इजीली। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण वहाँ ट्रॉपिकल एरिया में। इसके अलावा ये लेस सीजनल चेंजेस, वहाँ एनवायरमेंट लगभग फिक्स होता है, जिसकी वजह से हैबिटेट, इकोलॉजिकल निके आर जनरली फिक्स्ड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग एनवायरमेंट है, अलग अलग इकोलॉजिकल निके है, और वहाँ चेंज बहुत कम होता है ट्रॉपिकल में, जिसकी वजह से ये एक लॉन्ग टाइम फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए वहाँ काफी लंबा समय मिलता है, जिसकी वजह से वो फैक्टर ऐसे हैं जिनमें इवोल्यूशन फास्ट होता है। तो इस कारण से ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट हुआ। ये था हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम एक और टॉपिक करेंगे इसमें, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इकोलॉजिस्ट हुए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसने ये जर्मन का था, सबसे पहले ये देखा कि स्पीशीज रिचनेस, ज्यादा स्पीशीज यानी कि रिचनेस इंक्रीज हो जाता है एज द एरिया इंक्रीजेज, जैसे कि एरिया इंक्रीजेज, जितना स्पीशीज को रहने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी उतनी स्पीशीज ज्यादा होंगी। मान लो हमारे पास एक छोटा एरिया है, इसमें स्पीशीज कम होंगी, बड़ा एरिया है इसमें स्पीशीज ज्यादा होंगी, और बड़ा एरिया है और स्पीशीज ज्यादा होंगी। इट मीन्स द एक्सप्लोर्ड एरिया, द एरिया वेयर स्पीशीज सर्वाइव, इफ एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीजेज, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑल्सो इंक्रीजेज। उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी संख्या डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्सप्लोर्ड एरिया के ऊपर। उन्होंने फिर एक रिलेशन दिया, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ वाज ड्रॉन, उन्होंने ग्राफ खींचा। इस ग्राफ में इफ ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन
species richness and explored area। आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ ग्राफ खींचे होंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इस पे अगर हम एरिया की बात करें और इस पे स्पेसिस रिचनेस की बात करें, यहां ये तो ग्राफ आता है ऐसे, इस तरह से ग्राफ आता है एरिया और स्पेसिस रिचनेस का। तो इसमें जो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, एक लिमिट तक बढ़ता है, बाद में जाके फिर ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। अगर हम इस ग्राफ को लोग पे खींचे, ये दोनों का लोग लोग स्केल है, इस पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर हम स्पेसिस रिचनेस और एरिया के ग्राफ खींचें तो आप देखें, अगर हम ग्राफ खींचें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, और अगर हम लोग में खींचें तो स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें कोई रिलेशन है और उसने वो रिलेशन डिराइव किया। दिस रिलेशन एज डिराइव्ड बाय हिम इज S is equal to CA power Z। अब इनको जो S है, S को कहते हैं स्पेसीज रिचनेस। S स्पेसीज रिचनेस के लिए है और A एक्सप्लोर्ड एरिया है, और इसमें जो C है वो Y लाइन पे इंटरसेप्ट है, और जो Z है ये Z इसका स्लोप है, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हर ऑर्गेनिज्म के लिए इसकी वैल्यू अलग है। जेड की वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में 0.1 से लेके 1.2 तक जाती है। जेड की वैल्यू है अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन नॉर्मली इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है। लेकिन अलग ऑर्गेनिज्म में किसी में 1.15 है, किसी में 0.6 भी है। ये वैल्यू चेंज होती रहती है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। अगर हम इसकी बात करें तो ये लैटिट्यूड के हिसाब से, ग्रेडियंट के हिसाब से ये वैल्यू बदलती रहती है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये वैल्यू फिक्स है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक डेफिनेट लैटिट्यूड में रहता है। तो अगर हम बात करें कि मोलस्क के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, फिश के लिए वैल्यू कुछ और होगी, इसी तरह से डेजर्ट प्लांट के लिए वैल्यू कुछ और होगी। तो ये वैल्यू वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ और द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये था हमारा इसका ग्राफ। अब मैं इस पे आगे चलता हूँ। ये जो रिलेशन आया S इज इक्वल टू CAZ, अगर हम इसका लॉग लें दोनों तरफ का तो क्या आएगा, log S इज इक्वल टू log CAZ। लेकिन आपको पता है कि log में प्रोडक्ट अगर है तो उसको प्लस कर देते हैं। ये आ जाएगा log S इज इक्वल टू log C प्लस log A की पावर Z। लेकिन जो पावर होती है उसको पहले मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ये वैल्यू बन जाती है log C प्लस Z log A। इससे हम किसी भी पार्टिकुलर एक इकोसिस्टम में
हम स्पेसिफिकनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट है, और ये ट्रॉपिकल एरिया में बर्ड्स और मैमल के लिए 1.15 है। इन द ट्रॉपिकल एरिया वैल्यू ऑफ Z फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स ये काफी हाई है, इज 1.15। लेकिन इसकी वैल्यू मैंने बताया चेंजेस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, प्लेस टू प्लेस, अल्टीट्यूड टू अल्टीट्यूड। तो ये था हमारा स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।